हाँ बेटा, वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में अब आगे देखते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, डब्ल्यू की परिभाषा। तो क्या कहता है कि यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में, ये जो विद्युत अपघटनी सेल है इसके अंदर 1 एम्पियर की धारा है ना, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, 1 सेकंड के लिए, टी की वैल्यू 1 सेकंड, यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की धारा आई बराबर 1 एम्पियर, टी यानी समय 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है इस विद्युत अपघटनी सेल में, तो W इक्वल टू एम हो जाएगा बेटा। यदि I का मान, मैं क्या कह रहा हूं, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो और T की वैल्यू 1 सेकेंड हो, ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो W बराबर स्मॉल m आपके सामने निकल कर आएगा। अब मैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक W की परिभाषा आपको बता रहा हूं, किसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। सुनना क्या कहता है कि जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये इसकी परिभाषा। जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित कर दी जाए तो इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m उस पदार्थ के जो इन इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होगा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक W के बराबर होती है या उसी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। यह है फैराडे का फर्स्ट लॉ, इसको फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, ये अपन की वैल्यू। अब आपसे कोई W की यूनिट पूछ ले विद्युत रासायनिक तुल्यांक का क्या मात्रक है, तो ग्राम प्रति कूलाम इसका ये मात्रक होता है, या ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये Q का यानी कि W का मात्रक, W का मात्रक M की वैल्यू ग्राम और एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसका मात्रक आपके सामने है। समझ में आती है? तो याद रखना, W की परिभाषा पूछेगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, इसका मात्रक, फैराडे का प्रथम नियम, ये सब मैंने आपको बता दिए। क्या अपनी बुक में है, क्या NCERT में है, वो भी बता के चल रहा हूँ कि NCERT में इसको क्या कह रहे हैं ना, कंफ्यूज ना हो। अपन को तो RBSC से चलना है, तो अपन RBSC के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपकी बुक में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वो है फैराडे का द्वितीय नियम, है ना, फैराडे का या विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, है ना, एक ही बात है, या तो फैराडे का बोल देगा या विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्या कहता है सुनिएगा। ये कोई विद्युत अपघटनी सेल, ये 3 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं मैंने, ये विद्युत अपघटनी सेल हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना, इनको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से, इसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से, देखिए इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ता जाऊंगा। ये विद्युत अपघट्य पड़ा हुआ है ना, विद्युत अपघट्य का कोई विलयन है मानो पड़ा हुआ है, माना ये Ag का इलेक्ट्रोड है, AgNO3 के अंदर, है ना, ये सपोज करो Zn का है, ZnSO4 के अंदर है, ये Cu का है, CuSO4 एक्वस एक्वस एक्वस। ये कोई विद्युत अपघटनी सेल है बेटा, विद्युत अपघटनी सेलों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया बेटा। Ag के इलेक्ट्रोड AgNO3 के विद्युत अपघट के विलयन में, Zn के इलेक्ट्रोड ZnSO4 में, कॉपर के कॉपर सल्फेट में, आगे डॉट 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 जोड़ता चला जाऊंगा। ठीक है, अब फैराडे क्या कहा, फैराडे ने क्या कहा बेटा उसको सुनिएगा, फैराडे का नियम क्या है, फैराडे क्या कहते हैं सुनिएगा। फैराडे ने कहा कि जब किसी विद्युत अपघटनी से
जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, हाँ जोड़ दिया, तो क्या कहता है फैराडे कि जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है, वो कहता है कि ये भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन है, इनमें समान विद्युत धारा, एक जैसी विद्युत धारा 10 एम्पियर 10 10 20 20 20 30 एम्पियर 30 एम्पियर 30 एम्पियर समान समय के लिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड है ना, या 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड। इसका मतलब ये समान विद्युत धारा सब में एक जैसी, समान समय के लिए सब में एक जैसे समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m इन्हीं पदार्थों के ग्राम तुल्यांकी भार E के समानुपाती होती है, जहां E बराबर पदार्थ का जो पदार्थ कुछ भी हो, चाहे Ag हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, जो इन इलेक्ट्रॉनों पर जाकर चिपकेगा, अवक्षेपित होगा, E उन्हीं पदार्थों का तुल्यांकी भार है, ग्राम तुल्यांकी भार है। तो E जो पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर जाकर चिपके हैं बेटा, उनका ग्राम तुल्यांकी भार है। M जो पदार्थ, ये पदार्थ की ग्राम में मात्रा है जो इन पर जाकर चिपकी है। दोबारा सुनिए, जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है, तो इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m इन्हीं पदार्थों के ग्राम तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, यानी m = E। अब m के ई, जहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक है, m = के ई, ये आपके सामने विद्युत अपघटन का दूसरा नियम, जिसको फैराडे का दूसरा नियम भी कहते हैं। अब एक तो था प्रथम नियम, एक था द्वितीय नियम, दो नियम मैंने पढ़ाए। प्रथम नियम से W समानुपाती Q था, द्वितीय नियम से W समानुपाती E था। मैंने पहले ही बोल दिया M को W भी लिख सकते हैं। NCERT बुक में M को W यानी वेट यानी भार या मास की जगह W लिया है, तो एक ही बात है, W और M मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। तो सुनिए, प्रथम नियम से क्या था कि W = Q था, द्वितीय नियम से W = E था, यहाँ W = ZQ लिखा, W = ZIT लिखा है ना, W = ZIT। अब I और किसकी वैल्यू अपन ने लिखी थी, W = ZIT लिख दिया अपन ने, वहाँ W = लिखा। अब W1 = Z1IT समीकरण 1, W2 = Z2IT समीकरण नंबर 2। मैंने I और T को इसलिए नहीं बदला क्योंकि समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की गई। माना एक इलेक्ट्रोड पर W1 मात्रा और उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1, दूसरे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W2, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z2। तो समीकरण 1 व 2 से W1/W2 = Z1/Z2, ये समीकरण नंबर A निकला बेटा। अब द्वितीय नियम को भी देखकर चलते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है कि W = E है बेटा, W = के E है बेटा, W1 = के E1 है बेटा। समीकरण नंबर 1, W2 = के E2 बेटा। समीकरण नंबर 2, माना एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W1 और उस पदार्थ का तुल्यांकी भार E1, दूसरे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, जैसे ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये पहला इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W2 और इसी पदार्थ का तुल्यांकी भार E2,
तो ये लिखा मैंने W2 इक्वल टू E2। अब समीकरण 1 व 2 से W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2। अब ये समीकरण नंबर B आ गया बेटा। अब समीकरण A व B से दोनों की तुलना कर दी जाए, तो दोनों की जब तुलना करूँगा तो W1 W2 Z1 Z2 के, W1 W2 E1 E2 के, तो Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। या बेटा अगर देखा जाए तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E हो जाएगा। और RBSC के अनुसार इस Z को उसने W माना, तो W इक्वल टू E है बेटा। एक ही बात है, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, Z या W E। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझाता हूँ। इन दोनों समीकरणों से ये निकल गया बेटा। अब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E या Z इक्वल टू E, ये RBSC के अनुसार और ये NCERT के अनुसार। इसका मतलब है, सुनिएगा बेटा,